3.5 साल से साथ चलते इत्तेहादी आंखें क्यों दिखाने लगे, रास्ते क्यों बदलने लगे? लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में इस वक्त सिर्फ अदम एतमाद का चर्चा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि असल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ इस हमले के पीछे कौन है। बैठे बिठाए पीटीआई के अरकान अचानक से क्यों मुनहरिफ हो गए? 3.5 साल से साथ चलते इत्तेहादी आंखें क्यों दिखाने लगे, रास्ते क्यों बदलने लगे? इस्लामाबाद जलसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो खत लहराया, ये धमकी आमेज खत कहां से आया? अदम एतमाद की सबक सिखाने का घिनौना और खौफनाक खेल कब और कैसे शुरू हुआ? क्या ये एब्सोल्युटली नॉट का नतीजा था? और सबसे बढ़कर आज असद उमर का ये सवाल उठाना कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ किन किन से मुलाकातें करते रहे हैं, वो इस आलमी साजिश का अहम किरदार बनने पर क्यों तैयार हुए, प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश के ताने बाने कैसे बेनकाब हुए हैं। ये राज खुलने लगा है कि हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश का जिक्र सिर्फ सियासी बयान नहीं बल्कि खौफनाक हकीकत है। ये सच है कि आलमी प्लेयर्स की तरफ से आज़ादाना खारजा पॉलिसी पर वज़ीर-ए-आज़म को कई बार खबरदार किया गया। आलमी सतह पर देखें तो बरतानिया जाने वाले आला पाकिस्तानी हुकाम को गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वाकिफान हाल का दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस और फिर कुदरती गैस और गंदम खरीदने के मुआहदों ने नाराजगी को मजीद बढ़ा दिया और फिर नतीजा आज सियासत में उठते हुए तूफान की सूरत निकला है, जिसके बारे में असद उमर और फवाद चौधरी धमकी आमेज खत के बारे में कह रहे थे कि इसमें दो टोक अंदाज में कहा गया है कि अगर अदम इत्तेमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद के जलसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया था, जिन्हें बैरूनी ताकतों ने एटमी प्रोग्राम से बाज न आने पर निशाने इबरत बनाने की धमकी दी थी और उस वक्त भी अपोजिशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मैदान में निकली थी। उस वक्त भी गैर मुल्की सिफारतकार अपोजिशन से मिलते थे और अब भी आप देखें मगरबी सफ़ीरों ने अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते भी बढ़ा दिए। इन सफ़ीरों ने सितंबर से दिसंबर 2021 तक सीनियर्स के साथ साथ अपोजिशन के जूनियर क़यादत से भी मुलाकातें की, जिसका एलामिया यही जारी हुआ कि मुश्तरका दिलचस्पी के बामी मुंह पर बात हुई, लेकिन फिर अदम इत्तेमाद का गलगला बुलंद हुआ और अब हालात सबके सामने हैं। अब तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की गवाही रूस के सरकारी मीडिया ने भी दे दी है। हुकूमत के बकौल इस साजिश से टॉप सिविल और अस्करी क़यादत को आगाह भी कर दिया गया है। पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने इस सारे मामले का जिक्र 27 के जलसे में किस तरह से किया। पहले वो देखते हैं और फिर बाबर डोगर साहब, गुलाम रता साहब मेरे साथ हैं, इनसे फिर इस सब मामले की हकीकत जानते हैं। बाबर डोगर साहब, आपका इतना तजर्बा है, इन चीज़ों को आप देख चुके हैं, तारीख भी जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका भी आपको पता है। क्या लग रहा है आपको इस सब के पीछे कितनी हकीकत है? लैंग्वेज कितनी सख्त थी या इसको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है? देखिए उसामा साहब, जिस तरह से यूएस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, जिस तरह से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, मेरा मतलब है कि बड़ी कोशिश की गई कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। प्राइम मिनिस्टर भी ये चाह रहे थे कि हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, लेकिन जानबूझ के पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं की गई। बाइडन ने इमरान खान को कोई फ़ोन नहीं किया। और सेकेंडली बात यह है कि अगर मुझे अभी तक ख़त के कंटेंट्स का नहीं पता उसामा साहब, जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लीक हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें लीक हो रही हैं और जो डेवलपमेंट्स सामने नज़र आ रही हैं, अगर उन सब को जोड़ा जाए तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अब ये जो बात की गई कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनको चीज़ें भेजी गई और उसके बाद उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को उन चीज़ों के हवाले से बताया कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और उन्होंने जिस तरीके से हमारे एम्बेसडर को कन्वे किया इन रिटन फॉर्म और उसके साथ साथ ज़ुबानी, कि वो बड़े कंसर्न है यूएस और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप में जो डिटेरेशन आ रही है, जो कमी आ रही है। और उसके बाद फिर धमकियाँ दी गई कि अगर आप हमसे हटे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसामा साहब, इमरान खान साहब ने एक जलसे में एक बात की थी कि क्या हम मुसल्ली हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या हम मुसल्ली हैं कि मैं यूएस हमें बताएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी,
क्या वो हमें डिक्टेट करेंगे कि हमने किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं, किसके साथ ताल्लुकात नहीं रखते हैं? क्या वो हमें डिक्टेट करेगा कि हमने किससे क्या खरीदना है, किससे क्या खरीदना नहीं है? पाकिस्तान एक सॉवरन और इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर स्टेट है उसामा साहब। ठीक है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर इस खत के कंटेंट सही हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो चीजें कन्वे की जा रही हैं, अगर वो चीजें ठीक हैं, अगर अमेरिकन जो है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ साजिश कर रहे हैं और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये सजा दी जा रही है कि वो रशिया के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है, या वो रशियन ब्लॉक के पास जा रहा है, या वो रशिया से चीज़ें पेट्रोल और गैस खरीद रहा है, या रशिया से वो गंदम खरीद रहा है, साहब इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, लेकिन बात यह है कि ये हमने खुद फैसला करना है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ये उसने डिसाइड करना है विद स्टेट कि जनाब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, हमने किसके साथ चलना है, क्योंकि उसके पास लोगों का मैंडेट है। हम किसी फॉरेन, किसी भी गैर मुल्क की कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही, ये बात क्लियर है। और अगर ये चीज़ ठीक है तो ये बड़ी सख्त चीज़ है। फिर प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर पार्लियामेंट का भी इजलास बुलाना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास बुलाना चाहिए, और सबको इत्तेमाद में लेना चाहिए, और इसको क्लियर कट सामने आना चाहिए चीज़ों को। अच्छा, खत के कंटेंट्स को सामने आना चाहिए। ये हर पाकिस्तानी का इशू है उसामा साहब, हमारी सोवरेनिटी का इशू है। सही, लेकिन अब ये देखना है गुलाम साहब कि इसको किस हद तक ले जाया जाए। मतलब ये तो तलखियां बढ़ती चली जाएंगी, अगरचे अभी तक किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया, खत में क्या है, खत सामने नहीं लाया गया, इशारे दिए गए कि जी बस ये है कि कुछ थ्रेट्स थे कि भाई हालात ठीक नहीं रहेंगे अगर ये अदम इत्मीनात कामयाब नहीं होती, इस तरह की बातें थी। लेकिन अगर हम चीज़ों को देखें तो अंदाजे लगा सकते हैं, तजिया कर सकते हैं, क्या ये महज इत्तेफाक है कि यूरोपियन यूनियन का एक लेटर आ जाता है, उस पर इमरान खान साहब रिएक्शन देते हैं कि भाई ये आपको लेटर नहीं लिखना चाहिए, फिर वो कहते हैं हाँ जी ये गलती हो गई, उसमें तुर्की का भी नाम उन्होंने लिख दिया, वो भी गलत था। फिर अमेरिका की तरफ से बयान आया कि जी हमने अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया है कि रूस और यूक्रेन के मामले पर हमने उनको पहुँचा दिया है, अपने कंसर्न्स पहुँचा दिए, उनको बता दिया है, अब ये देख लें कि उन्होंने क्या करना है, हमने बता दिया। और वो टोन भी इस तरह की थी कि उनको पता होना चाहिए कि हम किधर खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया। नवाज शरीफ का बरतानिया में होना, बरतानिया भी वही पॉलिसी है जो अमेरिका की पॉलिसी है, चीन के खिलाफ वो भी मामला चल रहे हैं। तो ये सब इत्तेफाक है कि वही सितंबर से दिसंबर 2021 के दरमियान, यानी कुछ सफ़ीर जो हैं, या ये कहें कि यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है कुछ ममालिक का, वो अपोजिशन के रहनुमाओं से मिलता है। ये सब इत्तेफाक होंगे, उसके बाद फिर अदम इत्मीनात आ जाती है, या इमरान खान साहब इसको सारे को लेकर एक पूरा प्लान बनाकर ये सारा ख़त का एक समझे कि एक मामला सारे सामने ले आए हैं ताकि ये अदम इत्मीनात से तवज्जो हटे। सबसे पहले तो हम इस ख़त के हवाले से बात करें कि ये जो लेटर लीक्स, इसको हम नाम रख लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि लेटर लीक्स पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से किसी मुल्क ने हुकूमत पाकिस्तान को डिक्टेट किया। बात यह है कि 7 तारीख को हुकूमत कह रही है कि उन्हें लेटर मौसूल हुआ जी, आज है 29 तारीख। उस मुल्क के सफ़ीर को क्यों तलब नहीं किया गया, उससे इस्तफसार क्यों नहीं किया गया, उससे क्यों नहीं पूछा गया कि आप इंटरनल मामलात में किस तरह से, हम तो बहुत बड़े खुद मुख्तार मुल्क हैं, आप किस तरह से हमारे मुल्क के सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और आप इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं, क्यों नहीं बुलाया गया। दूसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अभी तक क्यों नहीं तलब किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 दफ़ा हो चुकी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस दौरान में वो लेटर क्यों नहीं भेजा गया। अच्छा। और अगर ये सियासी स्टंट है, तो जितने आज तक मैंने देखे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े बड़े स्टंट छोड़े गए हैं, बाद में उनमें हवा गुब्बारा ही निकला है, गुब्बारे से हवा निकली तो पीछे फुस। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने हमें रखनी चाहिए इस वक्त। लेकिन देखिए मुल्क की सूरत-ए-हाल, और दूसरी बात, नवाज शरीफ का नाम भी लिया कि इसके पीछे वो हैं, फिर उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस के सामने हम तैयार हैं। लेकिन अब शायद ये है कि वो अपने डिफेंस कि जी मामला और ख़राब हो जाएगा। पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा, यूरोपियन यूनियन का जो खत आया उसके जवाब में इमरान खान से साफ कहा कि जी आप ये नहीं कर सकते, उसी रिएक्शन पर इतना कुछ हो गया। पहले हम देख लेते हैं कि असद उमर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, फवाद चौधरी साहब उनके साथ थे, फिर गुलाम नबी साहब आप ज़रूर बात मुकम्मल कीजिएगा। गुलाम नबी साहब वो तो बता रहे हैं कि मतलब इस हद से आगे जाना ज़रा मुश्किल है।
ये इसको खोलना पड़ेगा। मेरी बात आप लिख लें। आप आज जिस तरह से इससे पहले बड़ी चीज़ें आती रही हैं, कभी मेमो गेट आया, कभी डॉन लीक्स आई, कभी उससे पहले शिमला मुआहदे की बात होती रही और बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिशियंस इस तरह करते रहे, आती रहीं और उसके बाद उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि उनको खत दिखा देते हैं, वो इस खत को देख ले और उसके बाद फैसला कर ले। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो कि सबसे बड़े लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री हैं, वो ये कहते हैं कि अदालत को किसी सियासी मामले में मत घसीटा जाए। वैलिड पॉइंट। अब इस लेटर की जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की नज़र में हैसियत है वो एक सियासी मैटर की है। हम क्यों इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम एक खत की मार हैं, हम एटमी कुव्वत हैं, हम 7-8 लाख फौज रखते हैं, हम दुनिया जान के तैयारे रखते हैं, हम किसी के एक लेटर की मार हैं और इतना हमें नीच समझ लिया है दुनिया ने कि वो एक लेटर लिखेंगे और हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी हुकूमतें उलट पुलट हो जाएंगी। खुदा का खौफ करें। अच्छा गुलाम, अगर आप हम अगर इंटरनेशनली देखते हैं या आप वज़ीर आज़म नहीं होंगे, अगर हम कुछ ममालिक की बात करते हैं को अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम अगर भारत की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, श्रीलंका से लेकर या नहीं रहेंगे, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर मेरी गुजारिश सुनिए, पाकिस्तान के वजूद को कोई खतरा लाहक नहीं हो सकता किसी के दो अल्फाज से। मुर्जा साहब इसके बाहर निकाला जाए, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अमेरिका कौन होता है कि वो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करे? वो कौन होता है कि हमारी हुकूमतें गिराए? क्या ये एक मैसेज नहीं है कि अगर आप हमारी डिक्टेशन नहीं मानेंगे तो आपकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा? इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। भुट्टो गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ था, तो उसके असरात तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी कॉलोनी, हम किसी की कॉलोनी बन जाए, उसके मुनासिब बन जाए। नहीं, ये भी तो पैगाम हो सकता है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसके साथ हैं, या ये इस तरह से होना चाहिए, गवर्नमेंट आप इस तरह से चलाएं। ये इमरान खान स्टेटमेंट नहीं दे रहा, इसको हटाएं। एक एम्बेसडर की क्या जरूरत है कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये खत पहुंचा दे कि जनाब अगर आपने हमारी डिक्टेशन ना मानी तो फिर आप इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और आपकी गवर्नमेंट को हम नहीं चलने देंगे। मेरा मतलब है कि एम्बेसडर वो हमारी गवर्नमेंट चलाएंगे। इतनी बात पर तो नहीं होता है सर, यहाँ तो जंगें हो रही हैं तो ताल्लुकात खत्म नहीं है। ईरान और अमेरिका के दरमियान आप देखें किसी न किसी लेवल पर होते हैं। अमेरिका रूस चीन के दरमियान उस मुल्क के सफीर को डोजियर दें। सर ये तो देखना होगा ना सर, पहले यूरोपियन यूनियन को जवाब दिया था, उसके बाद देख रहे ना कॉन्सिक्वेंसेज तो आपके सामने। पहले ये लेटर आपको नहीं लिखना चाहिए। वो कहा जी जीएसपी प्लस खतरे में पड़ गया। इधर आग बबूला हो रही है कि हमारे मुल्क को खत लिख दिया, बरतानिया ने हमारे मुल्क को खत लिख दिया, मोहित यूसुफ के जरिए से खत लिख दिया, बरतानिया ने खत दे दिया हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क को धमकियां दे दी हैं। मेरा कहने का, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इमरान खान के होने या ना होने से, वज़ीर आज़म रहे या ना रहे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। लेकिन सर क्या पाकिस्तान की लेकिन सलामती की जामिन है, सलामती की जामिन है। सर उन्होंने गवर्नमेंट का कहा है किसी एक शख्स को फेवरेट करार देना या किसी एक को नॉन फेवरेट करना, बात इसकी हो रही है। शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि फॉरेन फंडिंग इजराइल की तो साबित हो गई पीटीआई के ऊपर। अगर ये खत ठीक है, ऊपर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई। सर वो तो अभी चल रहा है मैटर। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा, कहां चल रहा है मैटर? वो उसमें तो आ गया, सारे ममालिक के नाम आ गए कि किन किन मुल्कों से फंडिंग ली है। जी शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म इस खत को पार्लियामेंट में लेके आए और अगर ये खत ठीक है तो हम अदम इत्मीनान की तहरीक वापस ले लेंगे। अब अगर वाकई बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ पार्लियामेंट को इन हाउस से एक इन कैमरा मीटिंग होनी चाहिए। ये बड़ा हसास मामला है उसामा साहब, ये इतना सीधा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की हुकूमतों पे बड़े गहरे पड़ेंगे। अगर इस तरह से बाहर की इंटरफेरेंस से हमारी हुकूमतें गिरनी है, वो लोग वो बंदे जिसको 22 करोड़ अवाम ने मैंडेट दिया कि जाके आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएं, उनको अगर बाहर की हुकूमतों ने गिराना है तो फिर इससे बड़ा मजाक हमारे साथ कोई नहीं हो सकता और फिर इससे ज्यादा डोसाइल गवर्नमेंट भी नहीं हो सकती, फिर हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। कौमें खड़ी होती हैं साहब, लेकिन मसला मेरा इशू ये है कि खान साहब अगर ये खत का कंटेंट ठीक है तो फिर ये खत जलसों में नहीं लहराने चाहिए थे। ये एक हसास मामला था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए था, पार्लियामेंट में चाहे पार्लियामानी हेड्स को बुला लेते, इन हाउस ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, नेशनल कंसेंसस क्रिएट किया जाना चाहिए था।
इस तरह से नहीं है कि आप 2-3 बंदों पे इल्ज़ाम लगा दें और उसके बाद इसको पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। ये एक सीरियस इशू है, इसको सीरियसली टेकअप किया जाना चाहिए था। अच्छा, सीरियसली टेकअप किया जाना चाहिए था थ्रू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, थ्रू इन हाउस कैमरा ब्रीफिंग टू द पार्लियामेंट्री हेड्स, और इसको सीरियसली चलना चाहिए था। मुझे मेरा दुख ये है कि इसको सियासी तौर पे जो आपने इस्तेमाल किया, इससे चीजें किसी और तरफ चलना शुरू हो गई। सर देखिए, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, जिस तरह गुलाम साहब जो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को कोई थ्रेट ना दिया गया हो, ये कहा हो कि जी अगर ये इमरान खान रहता है तो फिर आपके हमारे मामला जरा और तरह होंगे। मिसाल के तौर पर कोई मराहत होती हैं, कोई दीगर मामला होते हैं। यहाँ तो वज़ीर खजाना कह चुके हैं अमेरिका हमसे कुछ नहीं है, तो IMF जो है सख्त शराइत कर रहा है। भाई इस वक्त इमरान खान जो है, सामा गाजी साहब, जी, इस वक्त इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म है, हमारे मुल्क की आन है, वो हमारे वज़ीर आज़म है। इस वक्त वो वज़ीर आज़म को जो कहा जाता है वो मुल्क को कहा जाता है, वो पाकिस्तान को थ्रेट है, वो गवर्नमेंट, सर वो गवर्नमेंट के वो। मेरा कहना मानना सिर्फ इतनी बात का है कि अगर ये चीज़ है तो आप पार्लियामेंट्री लीडर्स, हमारे फोर्सेस के सरबराहान और जो हमारी कौमी सलामती कमेटी है उसमें बुलाया जाए, तमाम पार्टी हेड्स को बुलाया जाए और उनसे जाहिर है उनको उन्होंने हलफ दिया होता है। मुझे एक बात बताएं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, उनके सरबराह की तरफ से, यानी जो यहाँ एम्बेसडर है, उनका खत सबके सामने आया, ऐसा ही है। उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन भी आया। कौन खड़ा हुआ है इमरान खान के साथ, आप मुझे बता दें, अपोजिशन में से कौन खड़ा हुआ है? वो तो चले गए, इस्तेमाल में कब लिया उन्होंने? क्या उन्होंने इन कैमरा पार्लियामेंट लेटर, सर इन कैमरा पार्लियामेंट में कोई मीटिंग बुलाई? सर लेटर सामने था, इन कैमरे की जरूरत नहीं। सर सबके सामने लेटर, अजीब बात कर रहे हैं। साफ लेटर लिखा है, सर कहता मैंने अपोजिशन को अपने साथ बिठाना ही नहीं है, और वो कह रहे हैं कि आप क्या रहे कि अपोजिशन, तो लिहाजा अपोजिशन जो है वो कह रही है चूंकि इमरान खान जो है ना हमारे साथ नहीं बैठता, इसलिए निकालो। इसलिए उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा है या पाकिस्तान के बारे में कहा है कि जनाब आप रूस का साथ, मुल्क के खिलाफ हमारे साथ, पार्लियामेंट है या नहीं है? सर है। इस मुल्क के अंदर क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है या नहीं है? आप अजीब बात कर रहे हैं यार। ये एक मुल्क है, इस मुल्क में लॉज है, आइन है, कवानीन है, उसके तहत बॉडीज है। आपने उन बॉडीज में, वहां पे कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, वहां पे कोई कुछ नहीं है। आप मुल्क के लिए, आपको वहां पे नुमाइंदगी दी गई है, आप आइन के तहत वहां पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं इत्मीनान में लेते? क्यों नहीं सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाते? क्यों नहीं इन कैमरा पार्लियामेंट के सामने आते? अगर प्राइम मिनिस्टर का मेरा इन अदारों में आना ही तो ही है, अगर वो वहां पे बैठना ही पसंद नहीं करता तो आप फिर किस चीज की बात कर रहे हैं? वो तो खुद आइन और कानून की वायलेशन कर रहा है। तो इशू ये है कि मसला ये नहीं है, लिहाजा को छोड़ दें। उसामा साहब, जब कौमी मसाइल होते हैं ना, तो ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं कि जी इसने करप्शन किया, मैं नहीं बिठाऊंगा। आप इतने बड़े मकसद की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, और इतनी छोटी चीज का मैं इसको अपने साथ नहीं बिठाऊंगा कि इस तरह से मुल्क चलते हैं, कि इस तरह से आइन चलता है, कि इस तरह से गवर्नेंस होती है। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझ सकता, मेरे सर से ऊपर है आपकी बात। चलिए गुलाम साहब मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने जब यूरोपियन यूनियन के हवाले से कहा कि जी आपने क्यों, हम कोई सर्वेंट्स हैं आपके, कि आप ये कौन होते हैं कहने वाले कि जी रूस के खिलाफ हमारा साथ दो, तो उसके बाद क्या अपोजिशन को नहीं आना चाहिए था? या वो जो कहा गया जी जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से तो सेनेट में करारदाद चलेगी, इमरान खान ने कहा है, तो उसके बाद तो फिर वो सपोर्ट तो वो उस तरह नहीं बनती। क्या आप जलसों में फॉरेन पॉलिसी तय करते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, जलसों में फॉरेन पॉलिसी होती है? फॉरेन पॉलिसी के लिए कमेटी बनी हुई है, दफ्तर खारजा के लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उसके बाद फिर दफ्तर खारजा है, उसका पूरा एक टाइटैनिक है दफ्तर खारजा का, पूरी दुनिया में कमीशंस हैं। प्रोटेस्ट लॉन्च हुआ था गालिबन कि जी आप ये मतलब सिफारती आदाब की खिलाफवर्जी है। गालिबन या उसकी बात में देखें, कोई अगर डिप्लोमेटिकली आपको कोई चीज़ कहता है कि आप इस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखें, इस मुल्क के साथ ताल्लुकात ना रखें, ये तो हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी नहीं है। हम अपनी जो हमारे नेशनल पॉलिसी है उसके मुताबिक हम खारजा ताल्लुकात अपने रखते हैं, जिससे भी रखने हों, जिस मुल्क से रखने हैं या जिस मुल्क से नहीं रखने हैं। तो ये फैसले कौन करता है? ये पार्लियामेंट करती है। सही। ये चलिए सर, थोड़ा सा आगे हमने ब्रेक भी आने वाली है, कुछ जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही है उस पर भी आएंगे, क्या जोड़ तोड़ हो रहा है। लेकिन ये बताएं कि माजी में तो ये हो चुका है। अभी हम देख रहे थे अमेरिकी सदर जो है रूस के हवाले से कह रहा है जी ये
कातिल है पुतिन, इसको निकालने की बात हो रही है, वहाँ के सेनेटर्स कह रहे हैं कि वहाँ पर रजीम चेंज होना चाहिए। कभी अमेरिका में बात हुई कि जी रूस इन्फ्लुएंस कर रहा है इलेक्शंस को। ये महज इल्ज़ामात होते हैं जी, उसको निकाल रहे हैं, या ये हकीकतें हैं एक दूसरे के अफेयर्स में इस तरह से या सियासी मामलात में इंटरफेरेंस होती है और अमेरिका पर बड़ा इल्ज़ाम लगता रहा है? अमेरिका के ऊपर देखिए, हमारी तो दोस्ती 73 साल से अमेरिका के साथ रही है, और जब भी हम अगर ये बात देखते हैं कि 11 रोज़ बाद लियाकत अली ख़ान ने जाना था रूस के दौरे पे और वो शहीद हो गए। उसके बाद आप अयूब खान का वक्त देख लें, उसके बाद आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वक्त देख लें, वो तो खैर ताशकंद हो आए थे। उसके बाद आप अगला मामला जो है उसको देख लें, ज़िया-उल-हक साहब का दौर देख लें। सही है सर। उसके बाद आप नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर। ठीक, ये सर मुझे ब्रेक लेनी है न्यूज़ अपडेट से, और ब्रेक के बाद बात करेंगे काफ लीग के हवाले से कि अब लग रहा है कि पीपल्स पार्टी काफ लीग आमने सामने आ गए हैं, जैसे अचानक से मुतज़ाद बयान दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। गुलाम रज़ा साहब, ये जो काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला चल रहे हैं, काफ लीग कह रही जी राब्ता किया है, खबरें भी चल रही हैं कि जी एक और मनाने की कोशिश हुई है जी, वादे वही तो हमारे साथ थे। जरदारी साहब कह रहे हैं जी रात तक हमारे साथ थे, और नून लीग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी हमें कहा गया कि अदम इत्मीनाद लेकर आओ, जल्दी लाओ, और हम थोड़ा लेट हुए तो पता लगा कि जाकर तो इमरान खान से मुलाकात कर ली है। जरदारी साहब भी कुछ इस तरह की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन काफ लीग कहती है हमसे राब्ते अब भी हो रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं अब तो ये दूसरे कैंप में चले गए, उनके तर्जुमान कह रहे हैं वहाँ से कि जी अब तो कहानी ख़त्म हो गई। तो ये चक्कर क्या है? ये खबरें भी हैं कि ये सारा जो गड़बड़ हुआ है मामला, ये इसलिए हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ माने नहीं। 3 से 5 माह का वो कह रहे थे वज़ारत आला देते हैं, इससे आगे नहीं। सीट एडजस्टमेंट बीट्स की मांगी जा रही थी, वो भी नहीं हो रही थी। असल मामला तो यहाँ पर ख़राब हुआ है, चूँकि एक तरफ आपको 2023 तक इलेक्शन तक वज़ारत मिल रही है, तो वो क्यों जाते हैं 3 से 5 माह में? तो ये तो नून लीग पर आ रही है बात, और जरदारी साहब कुछ नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं कि जी नून लीग की वजह से काम ख़राब हुआ है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें तो आप सामने रखें ना। खान साहब ने कितने मरतबा ये बात की थी कि मैं 4-5 सीटों वालों को तो वज़ारत आला नहीं दे सकता, और इसके साथ साथ आप ये देखें कि उन्होंने कहा था कि बुज़दार जैसा ईमानदार, बुज़दार जैसा हार्ड वर्किंग और बुज़दार जैसे डेवलपमेंट काम करने वाला और इस जैसा शरीफ और नफ्स आदमी कोई नहीं। उन्होंने उनको कुर्बान कर दिया। वो कहते मैंने रसूलों पे कभी समझौता नहीं किया, खान साहब ने ये फरमाया था, और रसूलों के ऊपर समझौता वाकई नहीं करते। आपने देख लिया कल जो सरप्राइज़ उन्होंने दिया। अब बात यह है कि जरदारी साहब की पॉलिटिक्स को जितना हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली रोज़ाना उनकी पॉलिटिक्स को यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बाहर देखते हैं, जरदारी साहब के साथ जो छोड़ के जाने वाला बंदा होगा उसको वो वापस आवाज़ नहीं देते। ये हमने बहुत नज़दीक से उनकी ये बात देखी है। ये पॉलिटिक्स जरदारी साहब की इस तरह की है कि वो जाने वाले को आवाज़ें नहीं देते। नूर आलम खान साहब हो गए, राजा रियाज हो गए, इसी तरह से नदीम अफजल चंद साहब हों, दीगर आप खुद जी मैं बताता हूँ, वो खुद आए वापस। नूर आलम साहब पहले भी उनके साथ थे, वापस उनके साथ आ गए। ये और चीज़ है। एक चीज़ होती है कि एक अभी इस तरह की चीज़ें चल रही थी और बातचीत चल रही थी। काफ लीग ने कहा कि हम तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेंगे, और फिर MQM को भी आपको पता उन्होंने बताया ही नहीं, जिसका गिला शिकवा उन्होंने MQM ने भी किया कि हमें 4 दिन से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा था चौधरी बरादरान ने, और कहा था हम इकट्ठे जाएंगे। तो उन्होंने हमें अखबार के ज़रिए से, TV के ज़रिए से पता चला कि चौधरी साहब उधर चले गए हैं। तीसरी बात ये है कि जरदारी साहब ने जो ये बात, उन्होंने एक निजी महफ़ल अपने दोस्तों की, उनकी महफ़ल थी, वहाँ उन्होंने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा मिठाई चौधरी साढ़े किलो खाते रहे तो वज़ीर आला दे उम्मीदवार उधरों बन गए। ये बात उन्होंने की है, पंजाबी में की, और इसी तरह से ये बात की उन्होंने। और वो बात ज़ाहिर है बाहर निकल आती है। 2 अहबाब उनके साथ बैठे होते हैं जो उनके वो बता देते हैं कि जरदारी साहब इस तरह अब खत्म है। अब काफ लीग का मुस्तकबिल अब इमरान खान के साथ राब्तों का मामला, वोट नहीं वो मांगेंगे। अब वो कश्ती में सवार है। अगर इमरान खान गए तो ये परवेज़ इलाही साहब भी गए, फिर फारिग। वो तो देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अपनी पॉलिटिक्स है। वो अब वहाँ पे कितने लोगों का ज़मीर देखें। ये इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पॉलिटिक्स हो गई यहाँ पे कि गधे घोड़े खच्चर रिश्ते ना मिलना और पैसे लेके किए जा रहे हैं। और ये PTI ने मसला इतना ओपन कर दिया सारा कुछ कि अब अगर वहाँ पे वो कोई भी किसी को भी वहाँ पंजाब में ज़रा लेके बनाएंगे, अगर किसी को लेके बनाते हैं
और लेके बनाएंगे तो फिर वो उनके लिए क्या पंजाब में किस तरह से उनको जरूरत है किसी को साथ लगाने की मजीद वो चीज नहीं लेकर, क्या मैं समझा नहीं। यानी डेफिनेटली जब जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, अलीम खान साहब का ग्रुप है, वो तो ग्रुप तहरीक इंसाफ नहीं काबिल कबूल चौधरी परवेज लाई सर उनको चौधरी परवेज लाई काबिल कबूल नहीं है अलीम खान को। ठीक है, वो चौधरी परवेज लाई भी साथ लगेंगे ना। मैं जहांगीर तरीन ग्रुप, हाँ मैं गधे घोड़े की बात से समझा कि वो कह रहे हैं इस्तीफा लगा हुआ है, वो तो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, वो तो उधर टूट के जाने के उनको रोकना है। अभी तो ये उनको ज्यादा पसंद किया गया। अब अच्छा सर चीजें हैं, एक और पहलू है। खैर ये तो मैं देख रहा था कि वो नून लीग ने ज्यादा कहा जी इतनी सीटों वालों को हम कहाँ से दे दें। अब बाबू डोगर साहब, दिलचस्प बात यह है कि शायद इमरान खान साहब ने पहले ताफलीग को साथ लिया है, अब MQM की बारी बाद में है। MQM की तरफ से बयान आ रहा है कि 5 वालों को वजारत आला मिल सकती है, हम तो 7 सीटें हैं। तो पीपल्स पार्टी अब वजारत आला दे सकती है MQM को, तभी अब साथ रुका जा सकता है MQM को। MQM अब किस बात बना रही है? यहाँ तो गवर्नरशिप का कहा जा रहा है, यही दे सकते हैं, विफाक में उनको गवर्नरशिप भी मिल सकती है, इसके अलावा वजारत का कहा जा रहा है। कौन पीपल्स पार्टी के हवाले से वो तो कहते हैं जी अलग सूबे की बात, या वो 7 सीटों से मतलब यही समझ आता है जी 5 वाले वजारत आला ले गए, 7 वालों को वजारत आला दो। पीपल्स पार्टी अब क्या दे सकती है? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि वजारत आला दी नहीं गई, उनको वज़ीर आला का कैंडिडेट बनाया गया है। ये उनको वजारत आला पंजाब असम्बली के मेंबरान ने देनी है, मेजॉरिटी वोट ने देनी है। और ये मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है। ये आसान चीज़ नहीं होनी कि वो जो यहाँ से जीतना, ये कोई इतना आसान नहीं होना। एक मिनट सुन ले। अब पहला सवाल तो मेरा ये है कि अब आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के 7 मेंबरान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं पंजाब असम्बली में। ठीक, अब चौधरी परवेज लाई के साथ आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब के जो 7 वोट हैं वो चौधरी साहब के पलड़े में जाएंगे या वो अपोजिशन के पलड़े में जाएंगे, ये देखने वाली चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको चांस लग रहा है कि वो इस सब के बाद परवेज लाई की तरफ जा सकते हैं? देखिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। चौधरी ट्राई मारेंगे उन 7 वोटों के लिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन, एक चीज़ समझ लें, इनकी लड़ाई कोई उस्मान बुज़दार के साथ नहीं थी, इनकी लड़ाई इमरान खान साहब के साथ थी। अच्छा। अगर अलीम खान के कोई गिले शिकवे हैं तो वो इमरान खान साहब के साथ हैं। अगर जहांगीर तरीन के गिले शिकवे हैं तो वो इमरान खान साहब के साथ हैं। और जहांगीर तरीन पे जो पर्चे हुए, जहांगीर तरीन के बेटे पे जो पर्चे हुए, उनकी बेटी पे जो पर्चे हुए, वो उस्मान बुज़दार ने नहीं करवाए थे, वो FIA ने करवाए थे और फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे करवाए थे। ये सब सियासी बयान था कि ये बुज़दार हटाएंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात। ये इसमें जहांगीर तरीन ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चौधरियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी जनाब के हम इनफरादी तौर पर चौधरी बरादरान की सपोर्ट में हैं, लेकिन जो भी ग्रुप फैसला करेगा फिर उस ग्रुप के फैसले के साथ चलेंगे। अच्छा, तो तरीन ग्रुप का चौधरियों के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, असल इशू तो इमरान खान के साथ है। तो उन्होंने जो भी देखना है वो इमरान खान के साथ रिलेशनशिप में देखना है कि क्या उनका नॉमिनेटेड बंदा उसको वोट डालना है या नहीं डालना। और सेकेंडली नून लीग के साथ उनके मुलाकात काफ़ी हद तक आगे चले गए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको माइनस जहांगीर तरीन भी नून लीग ने टिकटों की एश्योरेंस दी हुई है। दूसरी तरफ अलीम खान के साथ भी लोग हैं, असगर छीना ग्रुप है वो नून लीग के साथ कॉन्टेक्ट में है। अब ये 40-50 लोग हैं। अब चौधरी परवेज लाई क्या इन लोगों को वापस से ला पाएंगे? क्या वो इनका वोट जीत लेंगे? और दूसरी बात ये है कि नून लीग के कितने बंदे वो तोड़ सकते हैं। अच्छा, अलीम खान को नून लीग कह रही है हम नॉमिनेट कर देंगे, राना सनाउल्लाह साहब को बयान आया, जावेद लतीफ का भी। इसका मतलब है तरीन ग्रुप से बात नहीं बन रही, क्योंकि तरीन ग्रुप तो अलीम खान को नहीं चाहता। तो अलीम खान को अगर बनाएंगे तो तरीन ग्रुप फिर उनकी तरफ से भी चला जाएगा। अपने लोगों को किस तरह बनाएंगे ये लग रहा है, उनको भी लग रहा है गेम बड़ी मुश्किल है। उस बंदे को टिकट मिलेगा। अच्छा, उस बंदे सही है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं। बाबू साहब आप सवाल करें। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं जी, सूबाई वजीर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। फयाज साहब, चौधरी परवेज लाई साहब को नॉमिनेट कर दिया है तो वो जो नाराज अरकान है, तरीन ग्रुप, छीना ग्रुप, ये सारे जो नाराज अरकान ग्रुप है, क्या ये इनको मना लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी नाराज़ नहीं है। जो तरीन ग्रुप था उसका एक ही जनाब मुतालबा था कि बुज़दार साहब को चेंज करो। अब वो बुज़दार साहब को चलो चेंज कर दिया, अब तो और कोई मुतालबा नहीं है। उनको तो जनाब उनकी मिनिस्ट्री के मामलात, उनके जनाब डेवलपमेंट फ़ंड, उनकी सारी चीज़ें तो पहले होती रही। अगर कोई छोटा मोटा होगा वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक चीज़ अपने जहन में रख लें कि मुनहरफ कोई भी
मरकज़ में हो, और यहाँ तो खैर कोई मनहरफ नहीं है, वो तो सारे के सारे पार्टी के अंदर रहते हुए एक नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। ये तमाम के तमाम लीगली पाबंद है पार्लिमानी पार्टी के साथ चलने के। ये आप अपने जेहन में रख लें। इलेक्शन एक्ट 2017 से पहले फॉरवर्ड ब्लॉक का कंसेप्ट था, लेकिन उस वक्त भी फॉरवर्ड ब्लॉक उस सूरत में बन सकता था जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोज 100 में से 50 सीटें हैं या 40 सीटें हैं, उन 40 के 2/3 अगर अलहदा हो जाते हैं तो उन 2/3 को जो है वो उस पार्टी का पार्लिमानी पार्टी समझा जाएगा। लेकिन वो भी खत्म हो गया है। अब तसव्वुर ही कोई नहीं है कि जो जिस टिकट से मुंतखब होके आएगा वो उसी टिकट, उसी इंतखाबी निशान, उसी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहेगा अनटिल अनलेस के रिजाइन कर दे और दोबारा किसी दूसरी पार्टी से इलेक्ट होके आ जाए। तो जनाब बेगमरे हम दो भी इकट्ठे रहे ना, पीटीआई और काफ लीग, हम आराम से इलेक्शन अल्लाह पाक के करम से यहाँ से जीत जाएंगे। अच्छा जी मुर्तज़ा साहब, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सदारती रेफरेंस, उसमें आज जितनी डेलिब्रेशंस हुई हैं, जो वहाँ पे दिए गए हैं दलाइल, उनके दरमियान में से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके मुअज़्ज़ज़ बेंच के जस्टिस साहबान की तरफ से रिमार्क्स आए हैं, उनमें उनका ये इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ है, वो ये समझते हैं कि इसमें डिफेक्शन जो है वो क्लॉज 63 उसमें डिफेक्शन नहीं है, बल्कि वो बंदा नाअहली या अहलियत उस हवाले से नहीं है। वो अगर फ्लोर क्रॉस करता है तो वो डी सीट हो जाएगा, मेंबर नहीं रहेगा। उसमें उन्होंने कहा कि नाअहली या अहलियत के ऊपर कोई असर उस क्लॉज में नहीं लिखा हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ये चीज़ें आई हैं। अगर ये होगा तो फिर क्या होगा? मैं इसका जवाब दे दूँ, तसल्ली से जवाब दे दूँ। जनाब मुर्तज़ा साहब, मसला ये है डिफेक्शन क्लास पहले से मौजूद है। डिफेक्शन का मतलब है कि वो नाअहल हो जाएगा। अब इस वक्त जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो झोल है ना इस इशू पे, वो ये है कि कितने अरसे के लिए जो है वो डिफेक्ट होगा। अभी तक उसको ताहयात भी और वाहयात भी नाअहल समझा जाता है। जैसे नवाज शरीफ साहब हो गए, डिफेक्शन क्लास लगी, ताहयात भी नाअहल हो गए, वाहयात भी हो गए। लेकिन उसके नाअहल होने के बाद पिछले 3-4 साल से एक डिस्कशन चल रही थी और कुछ पिटीशंस भी दायर हुई थी कि नहीं जनाब ये 5 साल की या 10 साल के लिए नाअहल होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका था। अब हम जो गए हैं अदालत में, हम बुनियादी तौर पर सिर्फ ये पूछने गए हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब बताया जाए कि ये जो लोग नाअहल होंगे ये 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है कि ताहयात है। लेकिन वाहयात वो हर सूरत में है, चाहे वो 1 दिन के लिए है, चाहे वो 5 साल के लिए। ब्रेक सर, फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे कि स्पीकर के इख्तियारात कितने हैं और बाबर साहब ने बड़ा हम सवाल करना है ब्रेक के बाद। अब पता चला। फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, अपने मखसूस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जो अभी भी अपोजिशन कॉन्फिडेंट क्यों नज़र आ रही है, ये सवाल हम रखेंगे फयाज हुसैन चौहान साहब के सामने। लेकिन पहले मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब, जरदारी साहब क्या कह रहे हैं कि जी काफ लीग ने बड़ी जल्दबाजी कर दी, नंबर गेम तो हमारे पास है, बंदा हमारा ही बनेगा वज़ीर आला। जी चौहान साहब आपने सुन लिया, ये तो गलत खेल गई है काफ लीग। अच्छा सुने, अब तसल्ली से बीच में टोकना नहीं। मैं आज हैरान हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब आज अलीम खान को अपना सियासी बाप बना रहे थे। कभी जागीर तरीन साहब को बनाते हैं, कभी आसिफ जरदारी साहब को अपना सियासी बाप बनाते हैं। कसम खुदा की इन पे तरस आता है, रोना आता है इस बेगम सफदर अवान पे, सुल्तान मफरूरुद्दीन और तोरुल नवाज शरीफ पे, चपड़ासी मकसूद चपड़ासी वाली सरकार और चेरी ब्लॉसम वाली सरकार, उन पे रोना आता है खुदा की कसम। इनसे कोई पूछे, मैंने आपको बताया इलेक्शन एक्ट 2017 से पहले फॉरवर्ड ब्लॉक का तस्वुर था। इसी तस्वुर के तहत इन्होंने 2008 में काफ लीग का मैंडेट छीना था अता मानिका और डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब की क़यादत में। तकरीबन 60 से 70 बंदों का यूनिफिकेशन ब्लॉक बना के ये वज़ीर आला बने थे शहबाज शरीफ साहब। लेकिन अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक का कंसेप्ट होता भी तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2/3 किसी भी पार्लिमानी पार्टी के 2/3 अपनी पार्टी से हट के ग्रुप बनाएंगे तो फिर उनको उस पार्टी का पार्लिमानी ग्रुप का दर्जा मिलता है, वो आजाद होते हैं कि जो फैसला करें। अब लेकिन वो वोट डाल मेरी बात डाल गया, अभी पूरी सुन लें, अभी पूरी सुन लें मेरी बात। जी।
अभी पूरी बात सुन लें। जी, अभी जी। जनाबे वाला अलीम खान मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, और ये इनको ये कौन सी ये जनाब ये फिगर्स पेश कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। चीना ग्रुप ऐलान कर चुका है हम इमरान खान के लीड को अपना लीडर मानते हैं, तरीन ग्रुप इमरान खान को अपना लीडर मानती है, अलीम खान साहब भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से वो इमरान खान की बात को मानेंगे, और वो अगर खुदा न खास्ता कोई भी नहीं मानते ना, वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते। क्यों? अब अगली बात सुने। अभी दो फैसले होने हैं, दो फैसले जी। एक आना है आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और दूसरा आना है स्पीकर कौमी असम्बली का एन अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन, जो उसके इख्तियारात हैं, वो जब आएंगे ना तो आपको लग पता चला जाएगा सारा कुछ, है ना। अच्छा। अभी जब 5 साल या 10 साल या ताहयात नाअहली का अगर ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ जी वोट तो डल जाएगा, वोट काउंट भी हो जाएगा, लेकिन ये ताहयात नाअहल हो जाएंगे या 10 साल के लिए, तो कौन बेवकूफ़ है कि जो अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करे। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप तीनों दोस्तों को बताऊंगा। आज से महीना पहले ये सारे दोस्त वफाक और सूबे में सिर्फ इस वजह से नाराज थे कि इनको नजर आता था कि महंगाई और इस किस्म के जो टोपी ड्रामे रचाए हुए थे मीडिया ने और मुखालफीन ने, अगला इलेक्शन शायद पीटीआई के टिकट से मुश्किल होगा। अब 1 महीने के अंदर ऐसी सूरत हाल बन गई है कि पूरे पंजाब में अगला इलेक्शन जीतने की जमानत सिर्फ पीटीआई का टिकट बन गया है। 1 महीने में ये चीज साबित हो चुकी है। अब कौन बेवकूफ है जो पीटीआई के टिकट होल्डर हो और वो ये गलती करे कि वो जाके नून लीग के लोटा भी बने, अपनी सियासत भी खत्म करे और फिर अगला इलेक्शन भी ना जीत सके। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जो वोटिंग वाला दिन है उस दिन स्पीकर की जो रूलिंग है वो भी बड़ी अहम है। इसका मतलब ये है कि उस्मान बुज़दार साहब उस दिन भी वज़ीर आला होंगे। तो सर ये उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा कब जाएगा गवर्नर साहब के पास? ये ना हो कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी पड़ा रहे और वो बेचारे खुद इत्तेहाद का शिकार हो जाए। नहीं, जब एक कमिटमेंट कर ली प्राइम मिनिस्टर साहब ने चौधरी साहब के साथ, तो कमिटमेंट हो गई है और बाकी इंशाल्लाह वफाक के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। इनकी शक्लें बता रही हैं, आप बताए देखें ना। आज अगर आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक तत्ता सा मैसेज भेजा है जो सारे टीवी चैनल वालों ने दिखाया है, ये इब्तदा है, ये जस्टिफिकेशन क्रिएट की जा रही है अगले 2 दिनों के अंदर के मामलात के लिए कि जनाब आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे इत्तेहाद का, हमारी तहरीक अदम एतमाद का। हम आपको कहते थे चौधरी परवेज इलाही साहब को कैंडिडेट ले आओ, आप जनाब गीदड़ की तरह पहाड़ पे चढ़ गए थे, आप जनाब पकड़ाई नहीं दे रहे थे, तो अब होड़ भुगतो। तो ये एक इब्तदाई तौर पे उन्होंने फिलर छोड़ा है। अच्छा। फिर उसके बाद कल और परसों 2 दिन में और चीजें भी आपको नजर आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज ये कही जा रही है चौहान साहब के जो आप कह रहे हैं, ये कहा जा रहा था कि जो भी लोग गए हैं वो 20-20, 22-22 करोड़ रुपया लेकर गए हैं। और राजा रियाज साहब कहते हैं कि मैं कुछ सारी ज़िंदगी के, मैं कहता हूँ कि मैं ताहयात ही में नाअहल हो जाऊँ तब भी कोई बात नहीं, मैं तो वोट डालूंगा। तो ये करोड़ों रुपए लेकर, इतना अगर 20-22 करोड़ रुपया लेके कोई नाअहल पक्का ही हो जाए, मेरे ख्याल में उसका गुजारा नहीं हो जाएगा। बल्कि 2-3 अरब तो कह रहे हैं कि मुझे हुकूमत ने ऑफर कर दी। ये अपनी अपनी सोच है ना सर, अपनी अपनी सोच है ना। लेकिन जिसने पॉलिटिक्स करनी है, असल में मैं अब दोबारा आपको दोहरा दूं कि जितने लोग सूबे या वफाक के अंदर किसी भी बहाने से कोई नाराज़ थे ना, बुनियादी वजह ये थी कि आज से 1 महीना 1.25 महीने पहले तक टेम्पो पिछले 2 साल से कोविड-19 की वजह से जो महंगाई पूरी दुनिया में आई हुई थी, पाकिस्तान के अंदर मीडिया में इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने और जनाब बैरूनी ताकतों के पैसे ने अरबों रुपये लगा के ये माहौल बनाया हुआ था कि जैसे अमेरिका में भी महंगाई इमरान खान लेके आया है, जैसे कनाडा में भी महंगाई इमरान खान लेके आया है। और वो महंगाई का इतना ज़्यादा वावेला मचा दिया था कि ये MNA MP थोड़े से घबराए हुए थे, कमज़ोर ईमान के जो थे। इन्होंने बहाना जो भी करना था, तलाशना था कि यार नून लीग का टिकट लेते हैं। लेकिन अब सूरत हाल 180 डिग्री चेंज। अच्छा, यकीन जाने रावलपिंडी के अंदर कोई नून लीग का वोटर सपोर्टर नहीं निकल सका कल जलसे में। बेगम सफदर अवान ने उस जलसे में ही नहीं गई जहां पे रहमानाबाद चौक जलसा हो रहा था, जब उसको इतला हुई कि उधर तो बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। वहां तो मुकामी क़यादत जनाब तकरीबन 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकी, वो बारों बार जाके जो मौलवी फजल रहमान के जलसे में चली गई। सारे इनके हालात बेड़ा गर्क हो गया 1 महीने के अंदर। पब्लिक 100% रुझान इमरान खान और पीटीआई की तरफ आ गया है। तो अब पीटीआई का एक सिटिंग MPA MNA ये सर, ये 1 महीने सर 1 महीने में क्या हो गया? आप तो कारकुनों से मिलते हैं, आप तो हल्के में भी जाते हैं, ऐसा क्या हुआ 1 महीने में? सर मेरे पास 1 महीने के अंदर हुआ यह है कि पाकिस्तान की आवाम ने तय कर लिया उसामा साहब के महंगाई का ड्रामा नहीं, हमें गैरत, खुददारी,
पाकिस्तान की जज्बा हुब्बुल वतनी, इस्लाम की सरबुलंदी का चाहने वाला लीडर चाहिए, जिसने फ्रंट फुट पे आके पूरी दुनिया से टक्कर लेके पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की जंग लड़ी, इस्लामोफोबिया के खिलाफ उसने अपनी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल चौहान साहब, क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, आपने वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।